हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद नैनू में मैं नू आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 23। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है। पूर्वावलोकन सीरीज में आज है 23वां दिन और 23वें दिन में आज का हमारा टॉपिक का टारगेट है असहयोग आंदोलन। इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और कवर करेंगे और अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो हो सकता है कि आज इसके साथ हम 2 टॉपिक और यानी कि 3 टॉपिक कवर करें। तो देखते हैं हम 2 टॉपिक कवर कर पाते हैं कि 3। तो फटाफट से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे फास्ट फॉरवर्ड में नोट्स और उसके बाद पीवाईक्यू को आराम से करेंगे। पीवाईक्यू में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ताकि हमें टॉपिक को दोबारा ना पढ़ना पड़े और हमारा क्लास में ही लर्न हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने सहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। तो यहाँ पर ये डेट याद रखनी है। कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका सीआर दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में सहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने ही प्रस्तावित किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी दी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्षुद्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोधी प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1919 से 1939 तक भी इसके कुलपति बने रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना फास्ट फॉरवर्ड हमारे नोट्स हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। पीवाईक्यू को हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये प्रस्ताव को पारित किया था सीआर दास ने। किसने किया था? सीआर दास ने, ठीक है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सीआर दास ने विरोध किया था, ठीक है।
दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। ठीक है, तो कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि जो है वो कर दी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वापस से वही क्वेश्चन है, 1920 में शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में देख सकते हैं पहला आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। ठीक है, और गांधी का प्रथम किसान सत्याग्रह भी था। ठीक है, गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो कि डेट आपको पता होनी चाहिए, 1920 से 22 में चलाया गया था। और नमक आंदोलन की भी डेट मैं बता देती हूँ। देखो, असहयोग आंदोलन की पता चल गई, एक सेकेंड, 1920 से 22। ठीक है, नमक आंदोलन 12 मार्च, एम लिख रही हूँ मतलब मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, तब शुरू हुआ था। नील आंदोलन आपका 1900 अभी बताया ही है 17 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनमें बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। ठीक है, कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो भाई नमक कानून तो नहीं था, रॉलर एक्ट था, पंजाब में अत्याचार था, खिलाफत का प्रश्न था। ठीक है, तो ये सब तो थे। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो हमने अभी बताया था 1920 में शुरू किया था। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा सहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, एक मिनट, ये पेन ना टिकता नहीं है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में। ठीक है, असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली यहाँ पर। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय पर। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो ये असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 साल के अंदर अंदर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। तो भाई ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था भाई, तो ये भी सही था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल थी। होली जलाई जा रही थी कपड़ों की, बहिष्कार हो रहा था विदेशी कपड़ों का, तो ये तो थी। अब लिखा है एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो बिल्कुल भी नहीं, तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, डी। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो हमें उस प्रदेश का नाम बताना है। तो क्या आप जानते हैं कि उस प्रदेश का क्या नाम था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा शराब पी जाती थी भाई। ठीक है, गांधी जी के सहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हित का प्रभावों को प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। एक सेकेंड। तो सहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो बिल्कुल कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई, तो भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे तीनों सही है यहाँ पे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? तो वो कैसरे हिंद की उपाधि थी। ठीक है ना। तो जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों और उपाधियों को त्याग दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो भाई चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने सहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो वो नहीं देख सके थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर इसके परिणाम नहीं देख सकते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 में संचालित हुआ और गंगाधर तिलक ने सहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही यानी 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो इसका परिणाम नहीं देख सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? एक सेकंड। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश के कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया।
CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 सितंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो अब चलते हैं PYQ करने में। तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो इसका हमें आंसर बताना है। एक सेकेंड। बिहार में स्वराज दल, एक सेकेंड, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया है श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो हमें निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। चलिए देखते हैं। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो भाई पहले हुआ है लखनऊ समझौता, ठीक, एक सेकेंड, फिर हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हुई है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और फिर हुई है स्वराज दल की स्थापना। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते चलो। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, हमें पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो अभी पढ़ा हमने, 1919 में हुआ है। बाल गंगाधर तिलक 1920 में हुआ और स्वराज दल की स्थापना तो 1923 में पढ़ ही रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो जिन्ना जी ने किया था भाई। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। नेक्स्ट, कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और देशबंधु का तात्पर्य क्या होता है? द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने करी? तो ये घोषणा करी थी CR दास ने। ठीक है, उनका कहना था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो वो गठन किया था उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन का। किसका? इंडियन लिबरल फेडरेशन का।
ठीक है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस के मत भिन्नता फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटित हुए और सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, पर इस बार उग्रवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन, जो कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ भी कही जाती है, की स्थापना करी। ठीक है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभी हमने पढ़ा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है इन दोनों लोगों ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? तो वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। तो 1925 में वो इसके अध्यक्ष बने थे। कब? 1925 में। और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो अभी हमने पढ़ा विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है। तो अब है हमारा तीसरा टॉपिक साइमन कमीशन। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो हम तीसरा टॉपिक भी कर लेते हैं, कवर करते हैं फटाफट से। तो साइमन कमीशन आया भाई 1927 में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था और आयोग को ये देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली ने बॉल्डविन के द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 सदस्य थे। ठीक है, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। ठीक है, कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 तक जीवित रहे हैं। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जो कि तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग, ठीक है, इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का दर्जा की बात की गई, बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ठीक है, किसका? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन। ठीक है, किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। ठीक है, तो ये
आपका फिनिश होता है नोट्स। और अब चलते इसके फटाफट से पीवाईक्यू करते हैं आराम से, ठीक है। पीवाईक्यू आराम से। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। ठीक, आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले ही, यानी नवंबर 1927 में, कब? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। श्वेत कमीशन कहकर पुकारा, ठीक है। और इसका बहिष्कार किया और इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी, कब? डेट नोट करिए, 3 फरवरी 1928 को बंबई आया था, ठीक है। तो इतना चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी बता दी, ठीक है। बंबई पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी? तो भाई ऐसा नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था? बिल्कुल सही बात है, यही बात थी। तो हमें मिल गया सही आंसर, ठीक है। कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भाई इसमें वो हुआ। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? तो साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में और आया कब? 1928 में, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो भाई ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के उद्देश्य से आया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो उदारवादी दल का था जॉन साइमन, ठीक है। तो जॉन साइमन जो था उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी का सदस्य था और भारत की स्वतंत्रता यानी 1947 के समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, क्लीमेट एटली, वो लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इरविन के सुझावों पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा और इसका कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण जो है भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और ये सुझाव दिया था इरविन ने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों के अनुसार इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव बिरकेन हेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा और मैं बता चुकी हूँ कि भारतीय न होने के कारण इसके विरोध हुआ, ठीक है। अब कथन और कारण का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था? तो बिल्कुल सही बात है, किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी है कि भाई बहिष्कार इसीलिए हुआ था क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से साइमन कमीशन के संबंध में सही है और कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए की गई। इसके अध्यक्ष जो था वो जॉन साइमन था, बिल्कुल। इसने संघीय सरकार के लिए संस्तुति की, बिल्कुल। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल। तो ये चारों हमारे सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के मैं बता चुकी हूँ कि 10 साल के भीतर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी और 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी। लेकिन क्या हुआ, और भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था, लेकिन क्या हुआ कि नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे के सारे 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के थे। तो इस फलस्वरूप भारतीयों ने इसका विरोध किया।
साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए जिसमें एक इकाई की भावना का छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा उस दिन पूरे देश में हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी गया वहां पे पूरी हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे हुए और जुलूस निकाले गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, तो भाई ये बिल्कुल सही है। अब बाकी के देख लेते हैं, वैसे तो सिर्फ एक ही कथन सही होना था तो एक सही हो गया, बाकी के भाई रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते, नहीं पढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो हाँ लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के समय पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927, ठीक है, दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो बंबई पहुंचा। ठीक, और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया पूरी तरह से हड़ताल हुई, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा हुआ। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, एक सेकेंड, लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, अब अभिकथन और कारण पर चलते हैं भाई। तो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसीलिए आयोजन किया गया था क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, एक सेकेंड, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, ML नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में तैयार की गई जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने जो है वो औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधित्व कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट पर निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई? तो अनुशंसा की गई अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया। और इस प्रकार जो है आपका पहला वाला जो है वो गलत है और बाकी 2 और 3 आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था और इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए भाई। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था
तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये वाला आपका ऑप्शन आएगा, सी वाला, ठीक है। तो साइमन आयोग की नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव बिरकेन हेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार हो, महिलाओं के लिए समान अधिकार हो, यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण हो। तो इतना इनके उसमें था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने रखा था 1929, ठीक है। तो 1929 मैं बता देती हूँ, 28 मार्च 1929 को दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी, ठीक है, चुनाव क्षेत्र मांगा था इन्होंने, जिन्ना ने। नेक्स्ट, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके कुछ प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। ये लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ये लीग जो है वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये टॉपिक भी फिनिश। तो आई होप आज आपको तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, आपके लिए यूजफुल होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और फीडबैक ज़रूर दिया करिए, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पास है। और फटाफट से अपने सारे कंप्लीट करते हैं और अपने दूसरे सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी चल रहा है और करंट भी मैंने शुरू कर दी है, क्रॉनिकल सीरीज़। तो आप वो भी मंथली मैगजीन में करा रही हूँ समसामयिक की, क्रॉनिकल की, तो आप वो भी देख सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।